Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video we are going to understand a tragedy written by William Shakespeare. ये एक ड्रामा है, एक प्ले है और शेक्सपियर को प्ले के मामले में एक्सपर्ट माना जाता है। हैमलेट उनके बहुत सारे प्लेस जो लिखे गए हैं उनमें से सबसे बड़ा है और इसमें टोटल 5 एक्ट्स हैं। इससे पहले कि मैं आपको इसकी एक्ट वाइज पूरी समरी बताऊं, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामा में उसे हम समझते हैं। ऑफ कोर्स फर्स्ट कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट है जिसके नाम पर इस प्ले का नाम है, दैट इज हैमलेट। ऐसे इस ड्रामा का पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। हैमलेट बेसिकली इस ड्रामा में 2 कैरेक्टर्स का नाम है, एक जो प्रिंस है डेनमार्क का और दूसरा उसके फादर जो ड्रामा शुरू होने के बाद वो जिंदा नहीं, वो मर चुके हैं। उनके घोस्ट को ड्रामा का एक पार्ट दिखाया गया है, तो उनका नाम भी किंग हैमलेट था। हैमलेट अपने फादर के डेथ की वजह से बहुत ज़्यादा शॉक्ड है और उसकी माँ उसके फादर के मरने के कुछ ही दिनों के बाद ही, मतलब मुश्किल से 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, और वो उसके अंकल यानी क्लॉडियस से शादी कर लेती है। सो क्लॉडियस कौन है? किंग हैमलेट का छोटा भाई है, या कह सकते हैं हैमलेट जो प्रिंस है डेनमार्क का उसका अंकल है, चाचा है। और हैमलेट की मदर हैं गर्ट्रूड। ये कहीं भी क्लियर नहीं है कि क्लॉडियस ने जो अपने भाई को यानी किंग हैमलेट को मारने की साजिश रची और उसमें कामयाब भी हो गया, इसमें गर्ट्रूड कहीं से इन्वॉल्व्ड थी या नहीं। ये भी क्लियर नहीं है कि गर्ट्रूड पहले से क्लॉडियस से प्यार करती थी या नहीं, लेकिन ये तो क्लियर है कि किंग हैमलेट के मरने के कुछ दिनों बाद ही वो क्लॉडियस से शादी कर लेती हैं। हो सकता है कि वो क्लॉडियस के इन विकेड प्लान्स में, उसके हस्बैंड के मारने में, मर्डर में, असैसिनेशन में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन एक चीज़ तो बहुत क्लियर लगती है कि वो अपने पोजीशन, अपने पावर को लेकर के बहुत सीरियस थी और वो नहीं चाहती थी कहीं से भी कि उनका पोजीशन डगमगाए, और इस वजह से जो भी राजा नया बना यानी उसका देवर, उसी से वो शादी कर लेती हैं। या ये भी हम कह सकते हैं कि वो चाहती थी कि उनके बेटे हैमलेट का पोजीशन सिक्योर हो जाए। अगला कैरेक्टर है ओफेलिया का। ओफेलिया हैमलेट की गर्लफ्रेंड रहती है, दोनों के बीच एक लव अफेयर था एक ज़माने में जो धीरे धीरे हल्का फेड कर गया है। ओफेलिया के फादर का नाम रहता है पोलोनियस और उसी महल के वो एक नोबल पर्सन रहते, एक नोबल मैन रहते हैं। और हाँ, ये डेनमार्क के राजा का जो महल है उसका नाम है एल्सिनोर कैसल। पोलोनियस ओफेलिया का फादर है और पोलोनियस का एक बेटा है जिसका नाम है लैटिस। हैमलेट के 2 बचपन के फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है रोजेनक्रैंस एंड गिल्डेनस्टर्न। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दैट इज ऑफ होराशियो। कंफर्म्ड तो नहीं है लेकिन होराशियो खुद को पोज करता है एज इफ वो एल्सिनोर कैसल का एक नोबल मैन है और वो खुद को हैमलेट का बहुत ही वफादार फ्रेंड प्रूव करता है। हैमलेट होराशियो को बहुत पसंद करता है क्योंकि वो होराशियो के कॉन्फिडेंस, कामनेस से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, और होराशियो इस प्ले में ही इज़ प्रेजेंटेड एज अ फॉयल टू द कैरेक्टर ऑफ हैमलेट। फॉयल कहते हैं जब कोई राइटर या प्ले राइट 2 कैरेक्टर्स को इस तरह से क्रिएट करता है कि 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को वो शो कर सके। तो जिस तरह हैमलेट बिल्कुल हाई टेम्पर्ड, इम्बैलेंस्ड आदमी रहता है, होराशियो उतना ही काम एंड क्वाइट रहता है, बट ही इज़ ऑल्सो वेरी करेजियस एंड लॉयल। नाउ ड्रामा कुछ इस तरह से शुरू होता है। एक्ट 1 में कुछ गार्डमैन हैं, वो आकर के होराशियो से ये कहते हैं कि हमने एक घोस्ट को देखा है, आप भी आइए, आप एक बार देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, हो ना हो ये किंग हैमलेट के घोस्ट के जैसा है। होराशियो जाता है और उस घोस्ट को जो हल्का देख पाता है उसमें उसे वो किंग हैमलेट जैसा ही दिखता है। उसके बाद होराशियो जाकर के हैमलेट को इन्फॉर्म करता है और उसे भी वहाँ ले आता है बाहर। वो घोस्ट एक धोखे में ला करके और हैमलेट को बिल्कुल अलग कर लेता है बाकी सभी लोगों से, और फिर उसके साथ शेयर करता है कि मेरा कोई नेचुरल डेथ नहीं था, क्लॉडियस ने मेरा मर्डर किया है। किंग हैमलेट अपने बेटे हैमलेट से ये भी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि क्लॉडियस को मार करके तुम मेरे मौत का बदला लो। और हैमलेट श्योर नहीं हो पाता है कि वो इस बात पर भरोसा करे या न करे। उसे एक सस्पिशन भी लगता है कि कैसे हम क्लॉडियस को मार दे जो मेरा अंकल भी है और डेनमार्क का राजा भी है। और आफ्टर ऑल ही वॉजंट श्योर
कि जो आत्मा ने उससे बातें कही वो उसके फादर की ही आत्मा थी, और जो बातें उसने कही वो सचमुच में किसी ने कहा कि इसके मन का भ्रम था, तो ही वॉज नॉट बीइंग श्योर। तो इस वजह से वो एक प्लानिंग करता है कि मैं पागल होने की एक्टिंग करूँगा और साथ ही साथ में अपना इन्वेस्टिगेशन भी चालू रखूँगा। मैं जांच पड़ताल करूँगा, पता लगाऊँगा, और जब मैं इस बात के लिए श्योर हो जाऊँगा कि क्लॉडियस का ही हाथ था मेरे फादर को मारने में, तो फिर मैं ज़रूर बदला लूँगा। उसके मन में बहुत सारी बातें हो रही थी कि किसी को मारना, किसी की जान लेना, रिवेंज लेना, ये मोरली राइट है, रॉन्ग है। लेकिन फिर वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि हमको अगर कंफर्म हो गया कि क्लॉडियस ने ही मेरे फादर को मारा है तो हम ज़रूर बदला लेंगे। और वैसे भी हैमलेट थोड़ा तो डिस्टर्ब्ड होता ही अपने फादर के डेथ के वजह से भी, और उसे इस बात का भी बहुत बड़ा झटका लगता है कि मेरी माँ तो लॉयल ही नहीं थी मेरे फादर के प्रति। फादर के मरने के कुछ ही दिन बाद जब उन्हें दुख मनाना चाहिए था, दुखी होना चाहिए था, उन्होंने तो फिर से दूसरी शादी कर ली। तरफ मेरे फादर के फ्यूनरल एक्टिविटीज़ खत्म ही हुए थे कि अगली तरफ उन्होंने शादी कर ली। यहाँ पे एक्ट 1 ख़त्म होता है। एक्ट 2 में इस तरह दिखाया गया है कि हैमलेट के अंकल क्लॉडियस और उसकी मदर गर्ट्रूड ये काफ़ी टेंशन में है हैमलेट के ऐसे पागलपनी वाले व्यवहार से, और इस वजह से वो सोचते हैं कि आखिर रीज़न क्या हो सकता है। तभी पोलोनियस, जो कि एक नोबल रैंक का पर्सन है उस महल का, वो ये कहता है कि मे बी वो ओफेलिया के कारण दुखी है, वो ओफेलिया से प्यार करता है और शायद ओफेलिया उसके प्यार को उतनी ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। हालांकि गर्ट्रूड इस बात को कहती है कि नहीं, वो मेरा बेटा है। वो इस बात से डिस्टर्ब्ड है कि उसके फादर की एक तो डेथ हो गई है और मैंने तुरंत दूसरी शादी कर ली है। फिर भी पोलोनियस का बात क्लॉडियस मान लेता है और वो लोग ओफेलिया और हैमलेट की एक मीटिंग करा देते हैं। पोलोनियस अपनी बेटी ओफेलिया को भी जाकर ये बात समझाता है और ओफेलिया भी इस बात को मानती है कि अब मैं भी जाकर के हैमलेट को उतना ही अफेक्शन दूंगी जिससे वो जो भी अजीब सा व्यवहार कर रहा है, जो भी उसे दुख हुआ है, वो सब मैं ठीक कर दूँ। तो ओफेलिया और हैमलेट बात कर रहे होते हैं और बाकी ये फैमिली मेम्बर्स ईव्सड्रॉप करते हैं, मतलब चुपचाप उन दोनों की बातें सुनते होते हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ कि अब हैमलेट को लड़कियों पर से भरोसा ही उठ गया है। माँ को ऐसा देखकर उसे लगता है कि लड़कियाँ तो जैसे तुरंत मूव ऑन कर जाती हैं, वो तो विश्वास के लायक ही नहीं है। और इस स्टेट ऑफ माइंड में वो ओफेलिया को भी रिजेक्ट कर देता है। उसे कहता है कि तुम जाओ, नन बन जाओ, ये शादी वगैरह का ख्याल भी अपने मन से निकाल दो। ओफेलिया को बहुत धक्का लग जाता है कि हैमलेट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्लॉडियस हैमलेट के फ्रेंड रोजेनक्रैंट्ज़ और गिल्डेनस्टर्न को भी इस बात पे लगा देता है कि वो हैमलेट के दिल की बात समझे, उसके दुख का कारण समझने की कोशिश करें। अब इसके बाद एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलिंग एक्टर्स एल्सिनोर कैसल में आते हैं और तभी हैमलेट के माइंड में एक आइडिया आता है कि वो ये पता लगा सकता है कि क्लॉडियस गिल्टी है या नहीं है। तो उन ग्रुप ऑफ एक्टर्स को वो एक स्टोरी सुनाता है। एग्जैक्टली उसे जैसा मन में लगता है कि क्लॉडियस ये करके मेरे फादर को मारा होगा, प्लस उस घोस्ट ने भी उसे कुछ बातें बताई होती हैं। तो वो पूरी स्टोरी वो उस ग्रुप ऑफ एक्टर्स को बता देता है और उनसे कहता है कि आप इस चीज़ को इनैक्ट कीजिएगा जब आप ड्रामा कीजिएगा स्टेज पर। और इधर वो देखता है कि अगर इस एक्ट को देख करके क्लॉडियस थोड़ा भी रिएक्ट करता है कुछ, इसका मतलब कि वो गिल्टी है। और तब हैमलेट ये सोचता है कि मैं अपने अंकल का, यानी अभी जो डेनमार्क के किंग है, उनका कत्ल कर दूंगा। वैसे इस ड्रामा में बहुत सारे बातों से ऐसा दिखाया गया है, पब्लिक के बातों से, दैट क्लॉडियस वॉज अ वेरी गुड किंग। उसने अपने राज्य में बहुत अच्छे से सब कुछ को मैनेज किया है और बाकी सारे एलाइज के साथ भी अच्छे रिलेशन मेंटेन किए हैं। और जैसी स्टोरी हैमलेट ने उन ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स को सुनाई थी, बिल्कुल वैसा ही वो स्टेज पर एक्ट कर देते हैं। मीन्स देयर इज़ अ प्ले विद इन द प्ले। हैमलेट एक प्ले है और उसके अंदर एक और प्ले इनैक्ट किया जाता है जिसमें किंग हैमलेट के मर्डर को दिखाया गया है। और ऑफ कोर्स क्लॉडियस जब थोड़ा थोड़ा देखता है और उसे समझ में आने लगता है कि अरे ये तो मेरी ही स्टोरी जैसे दिखाई जा रही हो, तो वो घबरा जाता है और कूद के वहाँ से आधा ही प्ले देखता है और वहाँ से निकल जाता है। हैमलेट को डाउट हो जाता है कि क्लॉडियस ही मर्डरर है, उसी ने मेरे फादर को मारा है, और वो माइंड बना लेता है कि अब मैं किंग क्लॉडियस को मर्डर कर दूंगा, मार दूंगा। ये सब देख के क्लॉडियस को पछतावा होने लगता है, उसे गिल्ट कॉन्शियस बाइट करने लगता है और वो अंदर जाकर अपने रूम में प्रेयर करने लगता है। जब हैमलेट अंदर जाता है उसे मारने के लिए, तो वो देखता है कि मेरा अंकल प्रेयर कर रहे हैं और अगर अभी मैं उनको मारूंगा तब तो वो हेवन चले जाएंगे, क्योंकि वो एक भगवान को याद करते हुए मर रहे हैं, इसलिए वो उनको छोड़ देता है।
पर यह सारा एक्ट स्टेज पर देखकर क्लॉडियस को डाउट हो जाता है हैमलेट पर। उसे समझ में आ जाता है कि हो ना हो ये हैमलेट ने ही ये स्टोरी बताई है उन ग्रुप ऑफ एक्टर्स को, और वो सिर्फ पागलपन का नाटक कर रहा है, और इसलिए वो तुरंत ऑर्डर दे देता है कि हैमलेट को इंग्लैंड भेज दिया जाए। हैमलेट अपनी माँ के चैम्बर में जाता है, उन्हें कॉन्फ्रंट करता है, उन्हें बताता है कि किस तरह से क्लॉडियस ने किंग हैमलेट को मारा, मेरे फादर मरे ही नहीं थे और तुरंत तुमने दूसरी शादी भी कर ली। ये सभी बात होते रहती है, और पोलोनियस वैसे भी हैमलेट पर नज़र रख रहा था, तो जब वो गर्ट्रूड के रूम में जाता, अपनी माँ के रूम में जाता, तो पोलोनियस भी उसे फॉलो करता है और एक टेपेस्ट्री के पीछे, एक बड़े से कपड़े या पर्दे के पीछे छुपा रहता है। हैमलेट को ऐसा लगता है कि वो पर्दे के पीछे जो छुपा है वो क्लॉडियस है, और इस वजह से वो उसको मर्डर कर देता है। और मर्डर करने के बाद जब वो चेहरा देखता है तो देखता है ये तो नोबल मैन द चैम्बरलेन पोलोनियस है, और ये एक बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है क्योंकि वो नोबल रैंक के पर्सन का मर्डर कर देता है। और इस वजह से क्लॉडियस बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाता है। वो ऑलरेडी हैमलेट से डरा हुआ था और अब उसे लगता है कि तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, और दूसरी चीज़ उसने क्राइम तो किया ही था, इसलिए उसे डेनमार्क से निकाल दिया जाता, उसे देश निकाला कर दिया जाता है। और इस वजह से क्लॉडियस गर्ट्रूड से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसको इंग्लैंड भेज देता हूँ, ये पनिशमेंट से भी बच जाएगा और बाहर रहेगा। पर क्लॉडियस का अलग ही प्लान रहता है, वो हैमलेट को मरवाने का प्लान बनाता है। वो सोचता है कि हैमलेट और उसके दोनों फ्रेंड्स यानी कि रोजेनक्रैंज और गिल्डेनस्टर्न को इंग्लैंड भेज देंगे, और उनके साथ एक सील्ड लेटर रहता है किंग ऑफ इंग्लैंड के लिए, जिस लेटर में ये लिखा रहता है कि हैमलेट को देखते ही उसे एग्जीक्यूट करा दिया जाए, उसे मरवा दिया जाए। और यहाँ पर एक्ट 3 ख़त्म होता है और एक्ट 4 शुरू होता है। ओफेलिया ऑलरेडी दुखी होती है कि हैमलेट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, और उसके दुख को और इन्हांस कर देता है उसके फादर का डेथ। वो एक तो दुखी रहती है कि उसके फादर मर गए, हैमलेट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, और उसके फादर को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि हैमलेट ही था। वो बहुत डिस्टर्ब रहती है, और एक वक्त आता जब वो बहुत ज़्यादा परटर्ब्ड, डिप्रेस्ड होती है, और उसके कारण वो सुसाइड कमिट कर लेती है। वो नदी में जाकर के डूब जाती है। शी ड्राउन्स हरसेल्फ इन अ रिवर। पोलोनियस का बेटा लैरटिस जो फ्रांस में रहता है, वो ये सारी खबर सुन के डेनमार्क आता है, और उसे पता चलता है कि उसके फादर भी मर चुके हैं, और इन सब का बदला वो लेना चाहता है, और इस वजह से वो राजमहल के गेट तक पहुंच जाता है। क्लॉडियस जाता है और उसे कन्विंस करता है कि इन सभी के पीछे हैमलेट का हाथ है। इसके बाद होराशियो को और किंग ऑफ डेनमार्क यानी क्लॉडियस को एक लेटर मिलता है हैमलेट के तरफ से कि हैमलेट इंग्लैंड गया ही नहीं, क्योंकि रास्ते में कुछ लुटेरों ने इन पर अटैक कर दिया, और इस वजह से हैमलेट वापस डेनमार्क लौट रहा है। और उधर हैमलेट को पता चल जाता है कि क्लॉडियस ने क्या प्लानिंग की है, और वो अपने अंकल क्लॉडियस की राइटिंग में किंग ऑफ इंग्लैंड के लिए एक लेटर लिखता है, और जो पुराना लेटर रहता है उसको हटा देता है और इस लेटर को सील कर देता है। इस लेटर में लिखा रहता है कि रोजेनक्रैंज और गिल्डेनस्टर्न का जैसे ही इंग्लैंड पहुंचे उन्हें एग्जीक्यूट करा दिया जाए। और हैमलेट के जिंदा होने की और वापस लौटने की खबर सुनकर क्लॉडियस उसे मारने का दूसरा प्लान बनाता है। क्लॉडियस अपने प्लान में लैटिस को भी यानी ओफेलिया के भाई और पोलोनियस के बेटे को, एक ही आदमी है, उसे शामिल कर लेता और कहता है कि तुम एक एक्टिंग करना कि तुमने हैमलेट को माफ कर दिया है, मतलब एक फ्रेंडली वे में डुएल होगा। डुएल का क्या मतलब है आप देख लीजिए। और उधर क्लॉडियस लैटिस को ये कहता है कि तुम क्या करना, अपने स्वॉर्ड में पॉइजन लगा लेना। तो जैसे ही वो थोड़ा भी हैमलेट को कट करेगा और ब्लड में वो पॉइजन चला जाएगा, हैमलेट की डेथ हो जाएगी। इधर क्लॉडियस एक दूसरा प्लान भी करता है कि अगर मान लो किसी वजह से लैटिस का स्वॉर्ड हैमलेट की बॉडी में नहीं घुस सका, तो वो एक वाइन में पॉइजन मिला के रखता है कि डुएल करते करते जब हैमलेट को गला सूखेगा और वो इधर आएगा तो मैं उसे वही वाइन पिला दूंगा कि किसी भी तरह से हैमलेट मर जाए। पहले तो हैमलेट एक लेटर भेजता है, और उसके बाद जब वो एल्सिनोर कैसल के बाउंड्रीज के अंदर आता है तो वो देखता है कि ओफेलिया को दफनाने की तैयारी की जा रही है। वो बहुत दुखी हो जाता है। वो वहाँ पे बैठ करके ओफेलिया को याद करता, बहुत रोता है। और लैटिस जो उसका भाई है ओफेलिया का, वो इसको भगाता भी है। तो हैमलेट कहता है कि तुम नहीं समझोगे, मैं ओफेलिया से बहुत प्यार करता था। एक्चुअली हैमलेट ओफेलिया से प्यार करता था,
पर उस वक्त जब उसने ओफेलिया को रिजेक्ट किया था वो खुद ही बहुत दुखी था, कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में था, वो वुमेन पे भरोसा करना छोड़ चुका था। तो वो ओफेलिया को कहता है दैट आई लव्ड यू सो मच, ऐसा वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। और तभी जो ग्रेव के लिए गड्ढा खोदने वाले लोग हैं वो खोदते हैं और एक स्कल बाहर आता है, वो यॉरिक का स्कल रहता है। यॉरिक एक जेस्चर रहता है किंग हैमलेट के कोर्ट में, मतलब डेनमार्क का जो कोर्ट था, रॉयल कोर्ट, उसका एक जेस्चर रहता है। जेस्चर कहते हैं उस इंसान को जो कि पूरे कोर्ट को हंसाता है, सबके सामने कुछ इंटरटेनिंग बात सब कहता है। तो हैमलेट एज अ चाइल्ड वो बहुत पसंद करता था यॉरिक जेस्टर को, क्योंकि यॉरिक की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी जिससे वो लोगों को इंटरटेन करता था वो हैमलेट को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और यॉरिक के उस स्कल को देख करके उसको वो पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं। उसके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारे दुख, तकलीफ़, कन्फ्यूजन्स थे और वो एक निहिलिज्म और सिनिसिज्म जिसको कहते हैं, मतलब ये बिलीव करने लगना कि दुनिया में तो एग्जिस्टेंस ही बेकार है, मीनिंगलेस है, ये सारी बातें उसके माइंड में हो जाती है। वो थोड़ा डिप्रेसिव टाइप का हो जाता है। हैमलेट इतना डिप्रेस्ड होता है कि जब वो महल जाता है तो वो होराशियो अपने फ्रेंड को कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हर इंसान को अपने मौत के लिए तैयार होना चाहिए, पता नहीं ये मौत कब आ जाए। और इन सभी चीज़ों के दौरान एक फुलिश कोर्टियर रहता है ऑस्ट्रिक, वो आता है क्लॉडियस का ऑर्डर लेकर के, जिसमें लिखा होता है कि हैमलेट और लैटिस के बीच एक फ्रेंडली डुएल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। होराशियो हैमलेट को मना करता है कि नहीं तुम मत जाओ इस डुएल में, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, पर हैमलेट कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जीऊँ या मरूँ। और वो जाता है वहाँ पे, स्वॉर्ड फाइटिंग यानी तलवारबाजी जो लड़ाई होती है वो शुरू हो जाती है और हैमलेट पहले मारता है लैटिस को। लेकिन जब क्लॉडियस उसके सामने वाइन लेकर के आता है कि चलो तुमने पहला स्ट्राइक किया, तुम जीत रहे हो, ये वाइन पी लो जिसमें पॉइजन होता है, तो हैमलेट उसे नहीं पीता है। लेकिन गर्ट्रूड उस वाइन को उठा लेती है और क्लॉडियस उसके रोक पाता उससे पहले वो पी जाती है एंड वो मर जाती है। लैटिस उस युद्ध में अपना जहरीला स्वॉर्ड हैमलेट के बॉडी में डाल देता है और पॉइजन उसमें इंजेक्ट कर देता है और उन्हीं सब के बीच हैमलेट लैटिस के ही स्वॉर्ड से लैटिस को मारता है। तो जाहिर सी बात है कि वो पॉइजन जो स्वॉर्ड में था वो लैटिस की भी बॉडी में जाता है। लेकिन लैटिस मरने से पहले हैमलेट को बता देता है कि ये सारी प्लानिंग थी किंग ऑफ डेनमार्क क्लॉडियस की, तुम्हें मारने की। और इस बात से हैमलेट बहुत गुस्सा हो जाता है और जाकर के अपने अंकल यानी किंग ऑफ डेनमार्क क्लॉडियस को उसी तलवार से, उसी पॉइजनस स्वॉर्ड से मार देता है। किंग क्लॉडियस भी मर जाते हैं और लैटिस और हैमलेट आपस में दोनों मरने से पहले एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं और एक दूसरे को माफ़ भी कर देते हैं। हैमलेट अपने मरने से पहले अपने फ्रेंड होराशियो को ये कहता है कि अब एक बात तो क्लियर है कि यहाँ का कोई उत्तराधिकारी बचा नहीं है, तो नॉर्वे के प्रिंस फोर्टिनब्रास वो आएंगे और वो डेनमार्क पे कब्जा कर लेंगे, अब उन्हीं का शासन यहाँ चलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी स्टोरी तुम उस राजा को बताओ ताकि पूरी प्रजा जाने की असलियत क्या थी। और होराशियो उससे वादा करता है। नॉर्वेजियन प्रिंस फोर्टिनब्रास जिनके फादर को एक वक्त में हैमलेट के फादर किंग हैमलेट ने युद्ध में हराया था, इसी हारने वाले राजा का बेटा फोर्टिनब्रास वहाँ पर घुसता है तो होराशियो उसी सारी कहानी बताता है और हैमलेट के बॉडी को बहुत इज्जत के साथ पूरे राज्य में घुमाया जाता है। और फोर्टिनब्रास के एंट्री के साथ ही इंग्लैंड के एम्बेसडर्स भी एंटर करते हैं और ये बोलते हैं कि रोजेनक्रैंस और गिल्डेनस्टर्न मर चुके हैं, यानी कि हैमलेट के फ्रेंड्स। इस प्ले में पहले ही इस चीज़ को दिखा दिया गया था कि फोर्टिनब्रास पोलैंड पे कब्जा कर चुका है और वो डेनमार्क की तरफ अपनी आर्मी लेकर बढ़ ही रहा था, लेकिन उसे किसी से युद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है देखता है कि पूरी रॉयल फैमिली वहाँ मरी पड़ी है। और जब वो हैमलेट की ट्रैजिक स्टोरी को सुनता है जो उसे होराशियो सुनाता है तो वो ऑर्डर देता है कि हैमलेट को उसी मान सम्मान के साथ कैरी किया जाए, किसी शहीद सोल्जर को दी जाती है। सो गाइज दिस वॉज द एंड ऑफ द प्ले। होप आपको ये ट्रैजिक प्ले अच्छे से समझ में आ गया हो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling. Have wonderful days. Thank you. अगर इस वीडियो के खत्म होने तक आपको पूरा ड्रामा अच्छे से समझ में आ गया हो और आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप सुपर थैंक्स बटन में जाकर के भी अपना अमाउंट सेंड कर सकते हैं या फिर मेरे UPI ID डिस्क्रिप्शन में दिया है।